हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लेखक बनने का सफर कैसा रहा और शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मेरी बहुत बचपन में हुई थी। जी। कुछ मुझे पढ़ने का और लिखने का शौक शुरू से रहा है। कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे ये लिखना चाहिए? मैं तो ये समझती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक व्यास होता है। कुछ ऐसा है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया हो, जो आपको लगता हो कि नहीं ये मुझे लिखना बहुत पसंद है इस विषय पर? देखिए, मैं सोचती हूँ जैसे एक गार्डन में तरह तरह के फूल होते हैं जी। और आपकी अपनी खुशबू है, अपना रंग है, अपनी सुंदरता है। ऐसी साहित्य में हर विधा की अपनी एक खूबसूरती है। समय के साथ जैसे आप लिखती हैं तो उनमें अपने विचारों को शामिल करती रहती हैं। बिल्कुल, ये जो लेखन होता है ना जी। ये हम जब समाज में कहीं भी जाते हैं, जी। इवन पार्टी में भी जाते हैं, जी। तो हमें कुछ ना कुछ मैटर मिल जाता है। जी। जैसे कि जब आपको पहला बड़ा सम्मान मिला तो आपको कैसा प्रतीत हुआ और इसने आपके लिखने की कला को कैसे प्रभावित किया? जाहिर है खुशी हुई, लेकिन एक दायित्व बोध आया कि हमको जिस स्तर का समाज के लोग या संस्था के लोग समझ रहे हैं या हम उस पर खरे उतर रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया। जैसे कि अभी आपने कहा, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज आपके हिसाब से आज के समय में साहित्य की क्या भूमिका है? नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन की झलक कार्यक्रम में, जहां हर कहानी हमें नई प्रेरणा देती है। आपकी कहानी आपकी जुबानी, इस मंच के माध्यम से हम आपका परिचय कराते हैं उन तमाम हस्तियों से जिन्होंने अपने मजबूत हौसलों से न केवल अपने जीवन बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने का काम किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शब्दों की जादूगर जिन्हें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने रचनात्मक योगदान के लिए सराहा गया है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को नए दृष्टिकोण से उजागर किया है। आइए इनके सफर और सोच से कुछ गहरे पहलुओं को इन्हीं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। करुणा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लेखक बनने का सफर कैसा रहा और शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मेरी बहुत बचपन में हुई थी। जी। कुछ मुझे पढ़ने का और लिखने का शौक शुरू से रहा है। जी। बहुत जब छोटी थी, मेरे ख्याल में क्लास 7 में थी मैं, तो एक मैंने रचना चंदा मामा में भेजी। चंदा मामा? हाँ, उन्होंने एक किताब बहुत प्रसिद्ध थी, हम बच्चों के लिए बहुत प्रिय किताब थी, चंपक, चंदा मामा, लोटपोट। तो उस पुस्तक में जब छपी, मेरी रचना छपी, तो वहाँ बालकृष्ण शौरी जी थे इसके संपादक, उनका मेरे पास पत्र आया। मेरे तो फोन तो होते नहीं थे जी। जब पत्र आया तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई, और क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने तारीफ करी तो तारीफ तो बच्चा क्या मतलब पैदा होते ही समझ जाता है इंसान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने लिखना जारी रखा। आप सोचिए कि जब हम 2012 में 11 में मद्रास गए तो शौरी जी ने मुझे सम्मानित किया था मद्रास कॉलेज में। और उस समय ऐसी उन्होंने जब ये पूछा, वहां पर मुझसे किसी ने पूछा कैसे, तो मैंने कहा यहाँ पर एक शौरी जी रहते थे। तो वहाँ के जो मद्रास के जो प्रिंसिपल थे तो बोले कि अरे आपको शौरी पहचानते नहीं आप ना? मैंने कहा नहीं। बोले अरे जिन्होंने आपको सम्मानित किया था वो शौरी जी हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों से आंसू निकल आए और मैं तुरंत उनके पास गए, उनके प्रणाम किया। फिर मैंने उनको याद दिलाया, बोले अच्छा तुम ही करुणा हो। तो उनका जो एक पत्र था वो आज भी मेरे पास है, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। और आज मैं सोचती हूँ कि शायद मेरा बीज जो मेरे पेरेंट्स ने डाला था उसका जो प्रस्फुटन हुआ है वो शौरी जी से। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे हृदय में है, मेरे लेखन में। आपके प्रेरणा स्रोत शौर्य जी है। जी बात। दूसरी बात ये कि क्या कोई विशेष घटना या व्यक्ति, जैसा भी आपने कहा कि शौर्य जी हैं, तो जब आप चंपक या चंदा मामा जैसी कहानियां लिख रही थी बाल साहित्य पे, तो उसको लेकर उससे पहले का जो था वो
उसके कैसे आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे ये लिखना चाहिए? हालांकि आपने जब लिखा तभी उन्होंने आपको आगे के लिए प्रोत्साहन दिया। उससे पहले जो आपके अंदर ये कला जन्मी, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। मैं तो ये समझती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक व्यास होता जी है ना। जी थोड़ी सी परिस्थिति होती है, थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड होता है। किसी को खेलने का शौक है, देखिए छोटे छोटे बच्चे आजकल कितना अच्छा खेल रहे हैं। जी और तो वो जो कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं जन्म से। जी अब जब वातावरण मिलता है, प्रशंसा मिलती है, या लोग मिलते हैं ऐसे जो आपको उत्साहित करते हैं, जी तो वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए मेरे जो फादर थे वो पढ़ने लिखने वो भी लिखते थे, और पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। जी और हमेशा कहते थे कि पढ़ो, जितना पढ़ोगे पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। तो जब लोग खेल करके आते थे, हम लोग का समय बहुत फर्क था आज के समय से। तो जब हम लोग बाहर से खेल खाल के आते थे तो पापा जी का यही कहना था कि पढ़ो, और हर सब्जेक्ट को पढ़ो, हर विषय को पढ़ो, क्योंकि हर विषय से, हर व्यक्ति से आपको शिक्षा लेनी है। तो मेरा ये एटीट्यूड रहा कि मैं कहीं भी गई, मैंने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी देखा, किसी से भी मिली, तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ है, जी और मैंने सीखने का प्रयास किया। तो दूसरा जो मेरा एक गाइड करना चाहिए, मेरे पिताजी थे। वो भी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके पिताजी ने आपको इस काम के लिए प्रेरित किया। तो जैसे कि आप बहुत सी विधाओं में लिखती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपको कुछ ऐसा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया हो, जो आपको लगता हो कि नहीं ये मुझे लिखना बहुत पसंद है इस विषय पर? देखिए, मैं सोचती हूँ जैसे एक गार्डन में तरह तरह के फूल होते हैं जी और आपकी अपनी खुशबू है, अपना रंग है, अपनी सुंदरता है। ऐसी साहित्य में हर विधा की अपनी एक खूबसूरती है, गहन शैली है, और कुछ ना कुछ उससे हम एक मैसेज, एक संदेश हम देते हैं। जी शुरू में बहुत छोटी थी तो कहानी और कविताएं लिखी, छोटे छोटे बच्चों वाली। कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और समाज में सरोकार सामने आते गए, जी तो मुझको लगा कि मुझे हर विधा में लिखना चाहिए। और मैंने कहानी लिखी है, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, मैंने जीवनी लिखी है, मैंने पर्यावरण पर लिखा हुआ है, मैंने संस्कृति पर लिखा है, जो क्योंकि हम लोग कुमाऊं के रहने वाले हैं, तो कुमाऊं संस्कृति की हर चीज पे लिखा है। और हर के पीछे कहीं ना कहीं मुझे, जैसे कुमाऊं संस्कृति पे लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया था ममता बनर्जी जी ने। हम लोग मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग थी कलकत्ता में, और मेरी किताब का लोकार्पण था। उसमें आदरणीय केशनिया त्रिपाठी जी और ममता बनर्जी आई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी बात है करुणा जी, आप कहानी लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी कि संस्कृति पे लिखिए, और आपकी संस्कृति बहुत प्यारी है जी तो आप संस्कृति पे लिखिए। ये संस्कृति लुप्त होने से बचेगी, आने वाली जो पीढ़ी है जब वो पढ़ेगी तो आप जिंदा रहें। तो उनकी बात मुझे कहीं अंदर तक झकझोर गई, और फिर मैंने संस्कृति पर लिखा है। मेरी 7 किताबें कुमाऊं संस्कृति पर हैं। फिर नाटकों में मेरा इंटरेस्ट जागा, तो उषा गांगुली, वो भी कोलकाता में थी, बहुत अच्छी नाटककार थी। जी उनके साथ है तो मुझे नाटकों में रुचि हुई, तो मैंने नाटक लिखे, व्यंग लिखे। मैंने केपी सक्सेना जी के साथ काफी मेरा आना जाना था, जी तो मैंने व्यंग भी लिखे हैं। और मुझे लगा कि हर विधा को लिखने के बाद मुझे एक संतुष्टि मिलती है, एक अलग तरह की खुशी मिलती है। फिर जब मैं पहाड़ों में गई, 2013 की घटना, जो कि केदारनाथ का जब भयंकर, हाँ बाढ़ का, तो हम लोग उसके साक्षी हैं। हम लोग लौट रहे थे और कई जगह हम लोग को रुकना पड़ा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे और पीछे की खबरें आ रही थी, तो हमारा दिल दहल रहा था। और उससे पहले जब हम गए थे तो मैं गोमुख में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, नदियों के पास जब मैंने देखा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था और जिस तरह से हमारे नदियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मैं माणा गांव गई, जहाँ से सरस्वती निकलती हैं, जी तो मुझे लगा नदियां मुझसे कुछ कह रही हैं।
कुछ अपनी दास्तान कह रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू करा। और करते 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 पहले तो मैंने 2013 की जो घटना थी उसमें बहुत आहत हुई। बहुत हम बच के अभी ने हम सबको पूरे क्या बल्कि विदेश के लोगों ने भी उस बात को महसूस किया, लेकिन हमने उससे कोई शिक्षा नहीं ली। आज भी हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, मतलब उस पर अत्याचार कर रहे हैं। तो जब वहां से मैं लौट करके आई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैंने वहां पर जो भोगा बहुत ज्यादा नहीं भोगा, क्योंकि हम लोग काफी नीचे आ चुके थे ना। लेकिन जो खबरें आ रही थी और उसके बाद जो वहां पर जो लाशें आ रही थी, जो पेशेंट आ रहे थे, वो देख करके दिल दहल रहा। तो ये सब चीजें जो थी मुझे फिर प्रकृति के करीब ले गई। मैं प्रकृति के शुरू से करीब रही, लेकिन उनकी बातों को सुनने के लिए मैं उनके करीब जाने लगी। पहले तो मैं जाती थी आनंद के लिए जी, लेकिन अब मेरा एटीट्यूड बदल गया और अब मैं प्रकृति के करीब गई उनसे बात करने के लिए, उनको सुनने के लिए। और तब पहले तो मैंने हिमालय की नदियों को सुना, उनके बारे में, कैसे पैदा हुई, उनका नाम क्यों पड़ा, किस ऋषि, क्योंकि हर नदी के साथ किसी ऋषि की कहानी हमारे उसमें है, वो सब देखा। इसके बाद तो मुझे लगा कि नहीं, भारत की हर नदी के बारे में जानना चाहिए। मैं हर नदी के पास गई और जाकर के मैंने उनसे बात करी। अब इस समय जो है मैं अपने पर्वतों के साथ वार्तालाप कर रही हूँ। अच्छा, यही सोच के कि वो शायद मैं उनके दर्द को महसूस करके सब तक पहुंचा सकूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करें। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम लोग नदियों के प्रति असंवेदनशील हैं, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए उनके साथ वो भी करते हैं। बात रही पहाड़ों की, तो लोग वहां भी जाते हैं और कचरा गंदगी फैला के आते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक जो भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी नदियों को, हमारी प्रकृति को, हमारे पर्वतों को बचाने का काम करें। जी। अब हम जानेंगे कि जैसा कि होता है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप जब केदारनाथ दर्शन करने गई, वहाँ पे जो घटनाएं हुई उनसे आप बहुत आहत हुई और कहीं ना कहीं आप प्रकृति के और करीब चली गई। तो ऐसे घटनाओं के माध्यम से जो भी समाज में घटित होती रहती है, उनसे हम सबके विचार बदलते हैं। तो ये बात तो है ही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि समय के साथ जैसे आप लिखती हैं, तो उनमें अपने विचारों को शामिल करती रहती हैं। बिल्कुल, ये जो लेखन होता है ना जी, हम जब समाज में कहीं भी जाते हैं जी, इवन पार्टी में भी जाते हैं जी, तो हमें कुछ ना कुछ मैटर मिल जाता है जी, है ना। सब लोग जाते हैं, कोई कपड़ों को देखता है, कोई जेवर को देखता है, कोई खाने को देखता है, और कोई वहाँ की जो वहाँ पर घटित हो रहा है, जो कोई नहीं देख पाता है, वो जो लेखक होता है वो देखता है जी, है ना। तो हर जगह, चाहे वो कहीं भी आप जाइए, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर सामग्री मिल जाती है, गहराई से चीजें प्रभावित करती है। उसको सिर्फ महसूस करने के लिए वो संवेदना आपको चाहिए। तो और वैसे भी देखिए, आपकी जो भी कहानी होती है, जब वो कहीं आती है, जब तो लोग कहते हैं तो अरे मेरी कहानी है, मतलब किसी ना किसी के साथ ऐसा घटित हुआ है ना। तो कहानी ऐसी कविता होती है, कविता में क्या होता है, हम अपने दर्द को कर रहे हैं या अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, तो अगले को लगता है ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। और लेखन है ही क्या? लेखन है, साहित्य क्या है? जो दूसरों का हित साधे, है ना। हित का मतलब हम दूसरों को, जब हम किसी कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या किसी भी विधा के माध्यम से जब हम कोई चीज देते हैं, उसमें उस व्यक्ति को अपनापन महसूस होता है, तो वो अंदर से खाली होता है जी। और जब हम अंदर से खाली होते हैं तो कुछ नया हम अंदर भरने के काबिल रहते हैं। तो जो साहित्य होता है वो सिर्फ पढ़ना नहीं है। किताब को बनाया, लिखा, इसके बाद किताब आपके पास आई, आपने पढ़ा, पढ़ के रख दी। साहित्य का ये धर्म नहीं। साहित्य का धर्म है कि उस पुस्तक में लिखे हुए को गढ़ो, मनन करो, चिंतन करो, और उसमें से सब नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि आप ग्रहण करो जी। ये साहित्य, मतलब जो आम जनता है उसको इस बात पर ध्यान देता है जी। जैसे कि आपने अभी ममता बनर्जी का जिक्र किया, ऐसे ही आपने देश विदेश में तमाम उपलब्धियों को हासिल किया है, बहुत सारे आपको सम्मान प्राप्त हुए, उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि जब आपको पहला बड़ा सम्मान मिला, तो आपको
कैसा प्रतीत हुआ और इसने आपके लिखने की कला को कैसे प्रभावित किया? जाहिर है खुशी हुई, लेकिन एक दायित्व बोध आया कि हमको जिस स्तर का समाज के लोग या संस्था के लोग समझ रहे हैं या हम उस पर खरे उतर रहे हैं, तो हमारा दायित्व, उत्तरदायित्व बढ़ गया। अब हमें और अच्छा सृजन करना है। अब हमें ये जो थोड़ा सा जो मैं कहती हूँ निम्न स्तर का है, इन बातों से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है। जी। और इसमें मैं कहूंगी कि चित्रा मुद्गल जी, ममता कालिया जी, इन लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला। और फिर हम आगे जाते हैं डॉक्टर केशनाथ त्रिपाठी जी, उनके साथ हमारी कलकत्ता में अक्सर बैठ करके बातें होती थी और इवन कविताओं का आदान प्रदान होता था। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने हमारी सोच को और अधिक दायित्वपूर्ण बनाने में योगदान दिया। तो जब जब हमें कुछ मिला, सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, तब तक मुझको अंदर से लगा कि नहीं, दूसरों के पैमाने में खरा उतरने के लिए मुझे भी और गहन अध्ययन करना है और गहराई से सोचना है और कुछ ऐसा देना है, क्योंकि जो देने वाला होता है ना, वो हमेशा ऊपर होता है। तो उस व्यक्ति या उस संस्था के प्रति मेरा दायित्व क्या है कि उसके मान को बनाए रखें। इसलिए मेरा दायित्व बहुत बढ़ गया और शायद इसीलिए मेरा जो लेखन का जो तरीका था वो बदलता चला। जी। मैं अब जैसे कि अभी आपने कहा, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज आपके हिसाब से आज के समय में साहित्य की क्या भूमिका है? कि साहित्य की भूमिका तो आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। जी। साहित्यकार के साथ सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि वो किसी के साथ बंधन में न पड़े। साहित्यकार जो होता है समाज का प्राणी होता है, ठीक है। हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज में ऊपर से नीचे तक, यानी कहते हैं ना अंतिम व्यक्ति तक, जी, उसकी भावनाओं, उसकी समस्याओं को हमें समझना हो। और साहित्यकार अगर संवेदनशील है तो वो इस चीज को समझता है। और एक चीज है, लेखन सिर्फ पुस्तक लिख करके नंबर बनाने के लिए लेना चाहिए, पुस्तक सार्थक हो। जी। और होता क्या है कि जो समाज की तत्कालीन परिस्थिति होती है जी, उनका लेखन पे और लेखक पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। जैसे कोरोना काल था, हम सब लोग घर में बंद थे, हम सबके लिए बहुत मुश्किल समय था। आप सोचिए इतना सारी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हुई जिनको सुन करके हम सब लोग जो थे, एक तरह से देखा जाए तो हम सब लोग जीवित होते हुए भी मरण। जी, वही स्थिति थी उस समय, बहुत खराब। और किसी को नहीं पता था कि पता नहीं हम कल होंगे या नहीं होंगे। आप ये देखिए कि ऐसे समय में आदमी से दूर हो गया। घर का अपना बच्चा, अपना जो सगा होता था वो भी दूर हो गया था। लेकिन ऐसे समय में भी पुस्तकें हमारे साथ, साहित्य हमारे साथ था। जब जब दुखी हुए लोगों ने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी या और अच्छी किताबें पढ़ी, तो जो साहित्य है वो हमारे सुख दुख का साथी है। और जब भी आप निराशा के गर्त में जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको कुछ सहारा दे सके, तो आप तुरंत कहते हैं मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या और कुछ इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, या जो घर में लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी में जाकर के कुछ आध्यात्मिक किताब निकालते हैं जी। और कुछ नहीं होता है तो कुछ उपन्यास पढ़ते हैं कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो, जो दुख है, जो गम है या जो हमारे अंदर परेशानी है उससे निजात पाता जी। तो जो साहित्य है वो ऐसा हो जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक सहारा दे सके। उसके लिए एक सिर्फ एक पढ़ने का साधन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उसके विचारों को, उसकी डंगाती जो नैया है उसको रोकने का एक सहारा होता है। इसलिए साहित्य लेखन करते समय इसका विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम साहित्य के माध्यम से सुख दुख का साथी हो सके, ये जरूरी जी। आप अपने नए लेखकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई अनुभव है जो आप उन्हें बताना चाहें? अनुभव में तो ये देखिए, ऐसा होता है कि
आज जो साहित्य है व्हाट्सएप बहुत आगे चल जाएगा जी फेसबुक व्हाट्सएप लोग इधर एक कहीं जाते हैं मतलब मैं तो देखती हूँ किसी के फ्यूनरल में गए जी। वो तस्वीर भी फेसबुक में लगा देते कि हम वहां गए थे जो बड़ा बहुत असंवेदनशील तरीका है। बहुत ही गलत चीज है। उसके बाद सुनिए जी उसमें नीचे लाइक का एक कॉलम होता है पता नहीं कितने लोग लाइक कर देते हैं बिना देखे कि ये क्या पोस्ट है। तो यही हाल साहित्य में भी हो रहा है। मैं आने वाले लेखकों से या जो भी बच्चे लिख रहे हैं या जो भी लेखक हैं कवि हैं या जो भी व्यक्ति उनको मैं ये क्या है आप लिखिए और आपने जो लिखा है वो आपको बहुत प्रिय है और उसका वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मैं ये नहीं कहूंगी लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से बचिए। एक तो जो चोरी हो रही है साहित्य में चोरी हो रही है ये नहीं हो। फिर जो आपके मन में है जैसी भी भावनाएं जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है आपके जो विचार है उनको लिखिए लेकिन इधर उधर से लेकर के 4 लाइन इधर के लिए 4 लाइन इस तरह सा व्यवहार मत करिए। ये आपके लिए भी बुरा है साहित्य के लिए बुरा है और इस तरह का साहित्य कभी भी चिरकाल तक नहीं रहेगा। आज देखिए हम प्रेमचंद कब चले गए थे आज भी प्रेमचंद हम लोग के बीच में जिंदा है जी। आप सोचिए कि उस समय प्रेमचंद ने उस समय लिखी थी जो कहानियां वो आज हमारे समाज में हम देख रहे हैं। क्यों क्योंकि साहित्यकार दूरदर्शी होता है। थोड़ी सी थुतली प्रशंसा के लिए पुरस्कार के लिए साहित्य के साथ खिलवाड़ ना करें ये मेरा अपना विचार है। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस बात पे जरूर ध्यान देंगे और अपने जो भी होंगे अपने विचारों में और ज्यादा साफ सुथरी दृष्टि से उसको देखने का और लिखने का प्रयास करेंगे। जी अब हमसे पूछना चाहेंगे कि जब आप फ्री होती हैं जी उस अपने फ्री टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करती हैं क्या करना पसंद करती हैं उस समय? मैं थोड़ा सा कहूँ कि मैं फ्री होती नहीं हूँ कारण जी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ मैं घर की लाइब्रेरी में बैठती हूँ मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ और फिर बाकी मेरा घर है तो कभी कोई अलमारी ठीक करी कभी कुछ किया तो मैं जरा शॉपिंग में कम टाइम नहीं जाती। मेरी बेटी जो है वो बड़ी खफा रहती है वो शौकीन है लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लेना है सीधे जाके ले लो मॉल में जाके 10 बार करना मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छी बात है लेकिन मुझे दूसरी चीज है मैं टीवी में भी समय कम देती हूँ व्हाट्सएप वगैरह की दुनिया में से भी थोड़ा दूर रहती हूँ मैं। दूसरी चीज है कि मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है तो मुझे बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए डॉक्टर ने मना भी किया तो मैं किताबों के साथ बहुत रहती हूँ सोती हूँ तो किताब के साथ आपने अपना पूरा जीवन ही पठन पाठन में समर्पित कर दिया है। हाँ मुझे किताब पढ़ना किताबों के साथ रहना और विशेष तौर से किताबों से घिरे रहना मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ वो चीज तो हमें आपकी किताबों में जैसे मैंने आपका जो आपने भेजा तो मैंने आपके वजह पढ़ना शुरू किया तो मैं भी दंग रह गई कि मतलब इतने अच्छे से और इतने बाल साहित्य में भी बहुत सारी चीज से आपने चंदा मामा चंपक ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो वो जो कहानी वो जो संदेश होता है वो आज भी अगर उसमें देखें तो बहुत गहराई तक वो चीज प्रभावित करती है हम लोगों को अभी भी। जी तो अभी अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जितनी भी आपकी रचनाएं हुई हैं जिन पे अभी हमने बात भी करी है तो उसमें से कौन से ऐसी रचना है आपकी कौन सा ऐसा किरदार है आपका जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं? मैं इसके लिए ऐसा कहूंगी कि जैसे माँ को अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं ऐसी मुझे सारी पुस्तकें बहुत प्रिय हैं लेकिन फिर भी किन्नर पर मैंने काम किया था किन्नरों व किन्नरों किताब लिखी है मैंने तो जब उस पर काम किया तो उसमें जो किरदार थे क्योंकि वो हम लोगों से अलग हैं तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उन पर मैंने अध्ययन किया चिंतन किया उनके साथ बैठ के मैंने बातें करी उनके साक्षात्कार लिए और उनके जीवन के बारे में जाना तो मुझे लगा कि हम लोगों को इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज वो समाज हम लोगों से बहुत दूर हो गया है इसीलिए उसका जो व्यवहार है अब देखिए आप उसमें कहते हैं वो ऐसी ताली बजाते हैं क्योंकि उनका ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किन्नरों के बारे में बात करें तो किन्नर हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है ब्लाइंड हो जाता है या किसी
का हाथ नहीं है, पैर नहीं, मतलब हैंडीकैप्ड होता है, तो वो नॉर्मल होता है ना, बट जी। अंग तो नहीं है। जी ऐसे किन्नर लोग नॉर्मल होते हैं, जो जी। कुछ सामान्य होते हैं, जी बस एक उनके अंग में विकृति आती है। जी लेकिन हम उस अंग को इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हमने उसको अपने से अलग कर दिया अलग कर देते हैं, और उनके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो बहुत ही कटुता वाला होता जो कि ऐसा नहीं है। होना ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए। वो भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, हमारी की तरह है। तो उनको भी ऐसा होना चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए और समाज में उनका योगदान होना चाहिए। बिल्कुल। और उनको मैंने देखा, ऐसा नहीं, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठी हूँ, उसमें मेरी 9 कहानियां हैं। जी शुरू में मेरा उसमें मैंने पूरा उसका उनके बारे में लिखा है, फिर 9 कहानियां हैं, 10 उसमें मेरी कविताएं हैं। जो 9 कहानियां हैं वो जो है वो उनके जीवन के सत्य हैं जी कि कैसे कैसे किया। हम जब बात करते हैं संवेदना की, तो संवेदना सिर्फ घर तक नहीं होनी चाहिए, समाज के हर वर्ग के साथ, जी हर व्यक्ति हर के व्यक्ति। साथ हमको अपने संवेदनशील होना चाहिए जी। और तभी हम समाज को बढ़ा सकते हैं। जो समाज बढ़ेगा, देश की बात तो बहुत आगे आती है, पहले अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने समाज की बात आती है। जी तो मैं सोचती हूँ कि उस पे जब मैंने काम किया तो मुझको लगा कि हमें इस दिशा में सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और बहुत प्यारे लोग थे वो, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जी बहुत अलग टाइप के थे, बहुत प्यारे लोग थे। जी तो वैसे तो सभी मुझको प्रिय हैं। बाल कहानियां लिखी हैं, जी बाल कहानी में और चंपा जीत गई, इसका मराठी में अनुवाद हो चुका है। जी और इसमें जो चंपा लड़की है, जिसका विशेष, जिसके नाम पे किताब है, जी वो वास्तव में एक सही कहानी है। जी मुझे वो भी बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि और उसकी जो टीचर है वो नहीं थी। ओह तो मुझे ये लगता है कि उस बच्चे को आगे बढ़ने में जो मैंने अपना योगदान दिया, वो तो शायद मैं कुछ कर पाई उसके जी। लिए, तो मुझे वो भी बहुत पाई। तो जैसा कि अभी हमने आपसे नदियों और पर्वतों की बात की, तो हम अपने दर्शकों को ये बुक दिखाना चाहेंगे जो हमारी लेखक हैं, जो हमारे साथ अभी मौजूद है, उन्होंने लिखी है नदियों में भारतीय संस्कृति, जिसके माध्यम से इन्होंने तमाम नदियों का अपना विवरण दिया हुआ है और विस्तार पूर्वक उनकी कहानी लिखी है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब इसको जरूर पढ़ें और हो सके तो हमारी नदियों को और ज्यादा स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। जी मैं ये कहता हूँ कि भारत में 400 नदियां हैं। जी इस पुस्तक में 67 नदियों को मैंने लिया है, क्योंकि इतना लेना मुश्किल था। जी छोटी बड़ी सब नदियां हैं। जी और इस पुस्तक को लिखने के बाद जब मैंने इसका लोकार्पण किया, अभी 21 अप्रैल को हुआ है, जी तो मैंने कहा लोगों को कैसे इसमें रुचि पैदा हो। जी तो मैंने कथक नृत्य नाटिका के माध्यम से जी इसका प्रस्तुतिकरण किया था, लोगों ने पसंद किया। जी और मैं ये देखती हूँ कि जो नदियां हैं, संस्कृति, देखिए हमारे जितने भी काम होते हैं, जी जन्म लेने से मृत्यु तक, सारे जो हमारे काम होते हैं वो नदियों के किनारे होते हैं या नदियों में होते हैं। नदियों में होते हैं। तो ऐसी नदियों को जो हमारी माँ के समान है, हमें इज्जत देनी है, सम्मान देना है और जी। उनका संरक्षण करना है। जी वरना जब एक दिन ये खत्म हो जाएंगी तो हम क्या हम इन्हीं के ये है तो हम है। हम हैं, बिल्कुल। जी और सारी सभ्यताएं इनके साथ पैदा हुई हैं, जितनी भी आप सभ्यता देखिए, चाहे वो सिंधु की है, जी 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 तो सब सभ्यताएं जी नदियों के किनारे ही आगे बढ़ी हैं। जी। तो करुणा जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, तो ये भी मेरे लिए आपने एक दायित्व मुझे दिया है जी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जी जो दर्शकों के लिए और सब लोगों के लिए जी उत्साहजनक हो। जी और बहुत बहुत धन्यवाद।